स्टूडेंट्स, दिस इज वेक्टर्स लेक्चर नंबर 2। अभी ऐसा बीच में स्टॉप करना पड़ेगा, स्टॉप मत करना, पॉज करना। बटन मालूम है? पॉज का बटन मालूम है? हाँ, प्लीज गड़बड़ मत करो। ओके, दिस इज लेक्चर नंबर 2। दिस बुक इज बीइंग गिवन टू ऑल ऑफ यू टुडे, right? Last time the printouts which I gave you of about 5 to 6 pages, those printouts were from the same book, but because the book was in the final stage, I could not give you the book, so I had given you the printouts temporarily. Now first 63 pages are first chapter, which is going to be taken by my colleague Professor Mahesh. उसके बाद वाले 1 to 8 pages basic mathematics है, right? This basic mathematics we will take time to time, sometimes trigonometry, sometimes arithmetic progression, sometimes derivative, sometimes integration. After those 8 pages, the chapter is changing. Page number 9 to page number 31. इसमें शायद मैंने पेज नंबर 9 to 14 या तो 15 तक का प्रिंट आउट दिया था लास्ट टाइम, राइट? उसमें बाई चांस कुछ एक्स्ट्रा लिखा था आप लोगों ने, जो कि लिखा था टेंसर्स लिखा था, याद करो टेंसर्स। टेंसर्स आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर। जो भी एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई थी मैंने, हाँ, एग्जाम्पल स्ट्रेस। स्ट्रेस के बारे में मैंने बोला था वेट फॉर द चैप्टर इलास्टिसिटी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में मैंने बोला था वेट फॉर द चैप्टर रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें कॉपी कर लेना। लेक्चर नंबर 1 में मैंने जो लिखवाया था वो सब ये बुक में कॉपी कर लेना, वो पेज नंबर पे। बाद में वो नोट्स डिस्कार्ड करना, तब तक नहीं। अच्छा, मैंने एक लेक्चर नंबर 1 का प्रिंट आउट दिया था, उसमें बेटा एक चीज आपको नहीं समझ में आई होगी, एंड दैट इज I इज इक्वल टू J वेक्टर डॉट A वेक्टर। तो इसमें खाली टेम्पररी लिख के रखो, I का मतलब होता है करंट विच इज अ स्केलर, J का मतलब होता है करंट डेंसिटी विच इज अ वेक्टर, और A का मतलब है यहाँ पे सरफेस एरिया which is a vector again. Now most important is ये पार्ट आपको फिलहाल नहीं समझेगा। उसका सिंपल रीजन, हम लोगों ने अभी तक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट शुरू नहीं किया है। नॉट टू वरी, ड्यूरिंग द लेक्चर्स इफ यू डोंट अंडरस्टैंड 1 or 2 terms, 1 or 2 sentences, you don't have to worry because that is a part of the same chapter but comes after 4-5 lectures. तो ये आपको फिलहाल नहीं समझेगा because it is dot product, और dot product अभी तक हम लोगों ने शुरू नहीं किया। dot product will start in lecture number 6 or maybe 7। ये पार्ट लिख के रखा आपने? अभी मैंने आपको जो बोर्डवर्क का प्रिंट आउट दिया था उसमें ऐसा कुछ जो आपको नहीं समझा था वापस समझना है। Before I start with the lecture of the day, please ask me, did you have any doubt in lecture number 1? Sir, that light wala part, I did not understand why was it given. Come again. Sir, in the printout, you have given a ray diagram for the light. हाँ, साइन कन्वेंशन। अब लोग ये बोलते थे बेटा कि करंट इज अ स्केलर। मैंने उसके बारे में बैकग्राउंड ये दिया था कि करंट के बारे में हम लोग बोलते हैं कि करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू नेगेटिव पोटेंशियल, तो फिर करंट का हम लोग डायरेक्शन बोलते तो वेक्टर क्यों नहीं है? तो उसका आर्ग्यूमेंट हम लोगों ने ये दिया था कि करंट इज इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन टाइम फॉर विच दिस चार्ज इज फ्लोइंग, सो दिस इज स्केलर एंड दिस इज आल्सो स्केलर, सो subtraction of two scalars has to be a scalar because vectors तो वैसे भी cannot be divided। इसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था कि करंट का हम लोग डायरेक्शन बोलते हैं लेकिन वो कन्वेंशनल करंट है, दैट मींस इट इज डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। अब इसका लेंस के साथ क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो बेटा। ये कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज ऑप्टिक सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज ट्वाइस फोकस, दिस इज फोकस एंड दिस इज ट्वाइस फोकस, बराबर। Now when you keep the object between f and 2f, do you get the image beyond 2f? Yes. Yes or no? Yes, sir. अब ध्यान से सुनो बेटा, ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हुआ? इमेज डिस्टेंस। ये क्या हुआ? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिसको आप या तो y1 बोल सकते हो या तो h1 बोल सकते हो, दोनों अलाउड है। और ये क्या हुआ? साइज ऑफ इमेज। हम लोग क्या बोलते हैं कि ये डिस्टेंस नेगेटिव लेना होता है, क्यों? बिकॉज ऑल द डिस्टेंसेस हैव टू बी मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो जब मैं इसका डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू द लेफ्ट साइड,
मीन्स आई एम गोइंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू लाइट, ऑपोजिट, बिकॉज लाइट ये डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ, तो ये मुझे नेगेटिव लेना पड़ता है। यू नेगेटिव थोड़ी होता है, कोई भी डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। लेकिन ये नेगेटिव क्यों आया? साइन कन्वेंशन की वजह से। ये पॉजिटिव क्यों आया? साइन कन्वेंशन की वजह से। ये पॉजिटिव क्यों आया? साइन कन्वेंशन की वजह से, पॉजिटिव एक्सिस। ये नेगेटिव क्यों आया? साइन कन्वेंशन। कैन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बी एवर नेगेटिव? नो। फिर भी हम लोग जब लेंस के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो वो लेना पड़ता है ना हमको। इन स्कूल यू माइट हैव हर्ड अबाउट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो आपका जो लेंस बनता है वो आपकी शॉर्ट साइटेडनेस या तो लॉन्ग साइटेडनेस पे बनता है। सम पीपल कैन रीड नजदीक वाला क्लियरली, दूर वाला ब्लर, राइट। सम पीपल कैन रीड दूर वाला क्लियरली, नजदीक वाला ब्लर। फॉर एग्जाम्पल मुझे नजदीक का बराबर से नहीं दिखता है। रीजन आई एम टीचर, आई रीड अ लॉट, राइट, प्लस माई एज इज ऑल्सो 50 प्लस। So over a period of time, my sense of sight will become weak. My ciliary muscles will become weak. My adjustment of my eyeball, focal length will become weak. And therefore I have to wear glasses. It is not necessary age. You might be having glasses from childhood also. Right? So that depends on your eyesight. अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि बेटा मुझे जो डिस्टेंस दिख रहा है वो नेगेटिव था। मुझे नजदीक का बराबर दिख रहा है, दूर का बराबर नहीं दिख रहा है। मुझे दूर का बराबर दिख रहा है, नजदीक का बराबर नहीं दिख रहा है। मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। तो ये जो नेगेटिव साइन हम लोग लेते हैं वो साइन कन्वेंशंस की वजह से लेते हैं। तो हम लोग जब ओम्स लॉ बोलते हैं और ये बोलते हैं कि द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव पोटेंशियल टू द नेगेटिव पोटेंशियल, वो साइन कन्वेंशंस की वजह से होता है। ये बैटरी है, अब बेटा ये बैटरी मैंने उल्टा किया तो करंट का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। एकदम बेसिक आइडिया क्या है मालूम है? एकदम बेसिक मीनिंग ऑफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन इन विच द पॉजिटिव चार्ज इज फ्लो। मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल दिया था। वोल्टामीटर में जब आप सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लोगे, सोडियम क्लोराइड इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू Na+ and Cl-। Na+ means cations, Cl- means anions. Cations go towards cathode, anions go towards anode. Cations go towards cathode. आगे बैठ जा बेटा, पीछे मत जा, लेंस बीच में। जल्दी जल्दी शिफ्ट हो, बैग इधर दे दो, फटाफट बैग बाद में ले लेना, ओके? फटाफट फटाफट रिकॉर्डिंग चल रही है। So, when you talk about direction of current, the official meaning of direction of current is the direction in which the cations flow. मतलब cations go to cathode, anions go to anode, right? But when we talk about current electricity, copper wire, aluminum wire, gold wire, steel wire, silver wire, there we have only electrons. We don't have cations and anions. So electrons are negatively charged. So either we should say current flows in a direction opposite to the flow of electrons, or current flows in the direction of imaginary positive charges. अगर बेटा electrons ऐसे flow होते होंगे, right? तो electrons negative charge हुआ, तो imaginary positive charge ऐसे flow होते होंगे, because then only atom is electrically neutral. Logic समझा? तो convention का मतलब वो होता है, means officially current is a scalar. ये उसका सेकेंड स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं इट इज स्केलर अपॉन स्केलर, देयरफॉर अ स्केलर। लेकिन हायर लेवल फिजिक्स में उसका और भी अच्छा मीनिंग है, एंड दैट मीनिंग इज करंट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब इसके लिए बेटा हम लोगों को थोड़ा डॉट प्रोडक्ट तक रुकना पड़ेगा, मे बी 4-5 लेक्चर्स फ्रॉम नाउ, राइट? तो अब तक मैंने जो भी करवाया सब क्लियर? हाँ। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फर्क है? दोनों का सिंबल सेम है लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है। ध्यान से सुनो बेटा। When I write V is equal to W upon Q, इसको बोलते हैं पोटेंशियल, और पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल लेवल। लेकिन जब मैं V इक्वल टू IR लिखता हूं तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। दैट मींस इट इज डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल लेवल्स। लेट मी गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। प्लीज गेट अप and please get up. Fine, their heights are not equal. तो ये बेटा इसका हाइट हुआ, ये इसका हाइट हुआ। अब इसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। सपोज दिस इज 5 वोल्ट एंड दिस इज 6 वोल्ट।
तो ये पोटेंशियल हुआ, ये पोटेंशियल हुआ। अभी 6 minus 5 1 पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। एंड देयरफॉर इमेजिन if I put a scale on the heads, will the scale be perfect horizontal? No, it will be tilted, correct? And now if I put a sphere here, the sphere will go from this to this, this to this, high to low, right? तो current flow होने के, thank you so much, current flow होने के लिए potential difference चाहिए। Is that clear? Voltmeter is a device which carries out electrolysis. स्कूल में नहीं किया आपने ये? किया था। Voltmeter is a device which carries out electrolysis. Electro का मतलब होता है electrical, lysis का मतलब होता है to break. So it breaks sodium chloride into sodium plus and chloride minus. Voltmeter और voltmeter में फर्क, हाँ, be careful. Voltmeter is the potential difference measuring device which reads potential difference for you, and voltmeter is to carry out electrolysis. अब बेटा ये पेज में ऐसा कुछ जिसमें आपको डाउट था बाय एनी चांस? खाली ये पार्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। You explained last time the angles between two vectors. Can you explain that? Angles between two vectors. Okay. ये मेरे पास बेटा एक वेक्टर है, हाँ, लेट मी कॉल दिस इज P, वेक्टर P। ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, लेट मी कॉल दिस इज वेक्टर Q। तो मुझे ये दोनों वेक्टर का एक ही रिजल्टेंट निकालना है, एक ही, मुझे दो वेक्टर्स नहीं चाहिए, यस और नो? तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। लेट मी कॉल दिस इज R वेक्टर, और उसका साइज दिया जाता है रूट ऑफ पहले वेक्टर का साइज का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का साइज का स्क्वायर प्लस 2 पहला दूसरा और थीटा, वेयर थीटा इज दिस एंगल। ये वेक्टर्स बेटा अगर ऐसे थे तो इनका एंगल 0 हुआ, ऐसे है तो एक्यूट हुआ, ऐसे है तो राइट एंगल हुआ, ऐसे है तो ऑब्ट्यूज हुआ, ऐसे है तो 180। So depending on what is the angle between these two vectors, your answers will vary. How many answers will you get? Lying between sum and difference. मतलब अगर ये वेक्टर का साइज सपोज 4 था और ये वेक्टर का साइज 3 था, तो my answer will lie between, my answer can never be less than 1 and my answer can never be more than 7. And we are going to prove this formula. Don't think ये formula कहाँ से आया. We are going to prove this officially in the next lecture, right? That is called parallelogram law of vectors. It is called parallelogram law of vectors. Before I proceed, एक बार बेटा ये lecture number 1 का प्रिंट आउट देख लो, और अगर इसमें से कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछो, क्योंकि इसके बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. You officially have the notes. The scalar vector speaking of the difference उसके second point देखो. Algebra and vector algebra. हाँ पढ़ने को नहीं आता. Okay. Scalars can be added or subtracted by simple algebra. 4 plus 3 is compulsorily 7. Vector algebra में your answer is 4 plus 3 7 नहीं. It is lying between sum and difference. That means it is called vector algebra. Algebra में direction is never needed because scalars में direction is not there only. Right? Vector algebra में direction is compulsory because without that you cannot add them or subtract them. अभी समझा बेटा? नहीं सर पर ये लिखा गया है पढ़ने को. Okay. The second. हाँ कोई बात नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं. I'll show you because it is officially there in your book. Handwritten pages पे आ जाओ बेटा. एक मिनट. Handwritten pages पे आ जाओ. Page 4. उसमें देखो इंट्रोडक्शन में ही दिया हुआ है. Scalars and vectors. है ना? They can be added or subtracted by special rules of algebra, which is called vector algebra. ठीक है? Difference and module is the same. Yes, difference and module is the same. अगर मैं 2 minus 3 करके mod लिखूं या तो 2 difference 3 लिखूं, ये दोनों का मतलब 1. I didn't understand surface area vector. सरफेस एरिया वेक्टर के लिए बेटर है रुक जाओ, वेट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट. अभी याद है मैंने इधर एक फॉर्मूला लिखा था, I is J वेक्टर डॉट A वेक्टर, तो मैंने एरिया के ऊपर एरो डाला है ना, तो इसको बोलते हैं सरफेस एरिया वेक्टर, राइट?
सरफेस एरिया वेक्टर का सिंपल मतलब ये होता है कि वॉट एवर शेप का एरिया यू टेक, सपोज यू आर टेकिंग रेक्टेंगल, राइट, तो ये एरिया हुआ ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको परपेंडिकुलर वेक्टर को एरिया वेक्टर बोलते हैं. सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया. मतलब सपोज बेटा इसका साइज है 6 और इसका साइज है 5, तो तेरा एरिया हुआ 30. अब तू क्या कर, एक 3 सेंटीमीटर का वेक्टर बना, 3 सेंटीमीटर का, एंड यू से एवरी सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर. दैट मीन्स 3 सेंटीमीटर विल बी इक्विवेलेंट टू 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. मतलब ये वेक्टर का साइज 30 है और उसका डायरेक्शन गिवन एरिया को परपेंडिकुलर है. सरफेस एरिया में क्रॉस प्रोडक्ट के टाइम पे भी वापस समझाऊंगा, डॉट प्रोडक्ट के टाइम पे भी वापस समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल समझना है तो सिंपल लैंग्वेज. मेरा बोर्ड ऐसा है ना बेटा, तो एरिया हुआ लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हुआ एरिया. अब ये वॉल ऐसा है, ऐसा, तो ये हुआ एरिया, राइट. बोर्ड ऐसा था, एरिया वेक्टर ये हुआ. आपका बुक ऐसा है, तो ये एरिया वेक्टर हुआ. आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो. कंडीशन इज परपेंडिकुलर. ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, राइट. सो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया. मतलब इसका डायरेक्शन मुझे पता चल गया. एंड इट्स साइज इज सेम एज द मीन एरिया. अगर ये एरिया 32 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो इसका साइज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर इंडिकेट करना चाहिए, राइट. अगर मैं स्क्वायर एरिया नहीं ले रहा हूँ, सर्कुलर एरिया ले रहा हूँ, इज दिस पाई आर स्क्वायर, राइट. तो बेटा ये एरिया वेक्टर हुआ. अब आपने ये टिल्ट किया तो ये एरिया वेक्टर हुआ. आपने इसको और टिल्ट किया तो ये एरिया वेक्टर हुआ. दैट मीन्स wherever you go, I am perpendicular to you. You are area, I am surface area vector. Simple language में समझा? We are going to redo this. We are going to do it again at the time of cross product also and dot product also. But फिलहाल समझा? Surface area vector is always perpendicular to given area. Always perpendicular. और कोई part? सर आपने बोला कि वेक्टर्स डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि डायरेक्शन डिवाइड नहीं हो सकते. तो सर मल्टीप्लाई कैसे होगा डायरेक्शन? मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन कैसे मल्टीप्लाई? For that you have to wait for right hand thumb rule. दो की मारामारी में तीसरा आंसर. फिर भी समझा देता हूँ टेम्पररी. ओके, ध्यान से सुनो बेटा. ये लेंथ है रेक्टेंगल का और ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल का. तो जब मैं अपना राइट हैंड थंब फोल्ड कर रहा हूँ, थंब छुपा दिया मैंने, I am putting my right hand here. Please look at my fingers. How are they going? They are going from x to y ki y to x. So when I go from x to y, this is called area swept. झाड़ू निकालना, area swept, right? तो मुझे क्या मिला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिला और मैं कैसे गया? x से लेके y तक, right? Now I will take my thumb out, which was hidden. ये ऐसे था ना, आपको थंब नहीं दिख रहा था मेरा, राइट. ये ऐसे गया. नाउ आई एम टेकिंग माई थंब आउट, मतलब ये एरिया वेक्टर हुआ. तो मैंने एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और ये दो की मारामारी में मुझे तीसरा ही कोई मिला. इंडिया पाकिस्तान फाइटिंग, यूएस इज द बेनिफिशियरी. इजराइल पैलेस्टाइन फाइटिंग, यूएस इज द बेनिफिशियरी. रशिया यूक्रेन फाइटिंग, यूएस इज द बेनिफिशियरी. यूक्रेन की ताकत ही नहीं कि वो रशिया के सामने टिक पाए. उतना पावरफुल कंट्री है रशिया, बट दे आर नॉट अलाउड एज पर द ट्रीटी टू यूज न्यूक्लियर वेपन्स बिकॉज इट इज मोस्ट डेंजरस फॉर द एंटायर अर्थ. दैट मीन्स यूक्रेन मस्ट बी गेटिंग सप्लाई ऑफ वेपन्स फ्रॉम सम अदर कंट्रीज. तो अल्टीमेटली यू पीपल कीप फाइटिंग, आई विल कीप सेलिंग यू द वेपन्स एंड आई विल बिकम वेरी रिच. यूएस नेवर वांट्स सीजफायर, माइंड यू. They always want the fight to go on between one or the other countries in the world, so that they become superpower because they are selling weapons to you. Simple. दो की मारामारी में तीसरे को फायदा. Is that clear? So vector A into vector B is vector C. तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके दो पॉसिबिलिटीज है. या तो आपको स्केलर मिलेगा और या तो आपको वेक्टर मिलेगा. अब जब आपको वेक्टर मिलेगा तो वो तीसरे डायरेक्शन में मिलेगा. एग्जाम्पल, इफ माई वेक्टर्स आर इन XY plane, my answer is along z axis. If my vectors are in YZ plane,
My answer is along x axis. X-axis. It is very very simple बेटा. ये suppose आपका book है. So this is length, this is breadth and this is thickness, which is height. So when you multiply these two, your answer will be somewhere here. आप जब अपना बुक ओपन करते हो ना, it is always about the fixed line. ये डोर कैसे ओपन होता है? देखो डोर ऐसा है और ये डोर यहाँ से अटैच्ड है, ये वाला. तो ये डोर ऐसे ओपन होता है. इमेजिन ये हिंजेस यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे होते, तो ये डोर ऐसे ओपन होता. इसका मतलब इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस ब्यूटीफुली विद राइट हैंड ट्राइड, इसको एक्स एक्सिस बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो. इनफैक्ट जिसको जो बोलना है बोलो, बट रिपीटेशन नॉट अलाउड. मैं इसको एक्स बोलता हूँ, इसको वाई बोलता हूँ, इसको जेड बोलता हूँ. इफ आई एम होल्डिंग एक्स एक्सिस, if I am holding x axis, that becomes axis of rotation and the body moves in yz plane. Right? आप ऐसे ट्राई करो, देखो आपका फिंगर दर्द करेगा, नहीं कर पाओगे आप. Hold y axis, it will rotate in xz plane. Hold z axis, it will rotate in xy plane. ये आपका फैन है, तो फैन का जो रॉड है वो z एक्सिस हुआ ना बेटा. ये क्लासरूम का मैं अगर आपको वॉल्यूम पूछूं कि ये क्लासरूम का वॉल्यूम आप कैसे ढूंढोगे, तो बेटा ये लेंथ हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ और ये हाइट हुआ. तो आपका जो बेस एरिया उसको आप क्या बोलते हो? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. और ये जो बाकी बचिया उसको क्या बोलते हो आप? मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस दे गिव यू एरिया. जेड एक्सिस अगर लिया तो वो वॉल्यूम देगा. यस और करेक्ट. तो अगर मैं एक्स वाई प्लेन लेता हूँ फ्लोर, तो जेड एक्सिस उसको परपेंडिकुलर हो. अगर मैं वाई जेड प्लेन लेता हूँ, मतलब ये वाला वॉल या तो ये वाला वॉल, ये वाई जेड प्लेन हुआ, तो कैन आई से एक्स एक्सिस इज परपेंडिकुलर हो दैट. और अगर मैंने एक्स जेड प्लेन लिया, मतलब ये वाला वॉल या तो वो वाला वॉल, सामने वाला, मेरे सामने वाला, राइट. तो कैन आई से दिस इज एक्स जेड प्लेन, मतलब वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दैट. 3 dimension, 1 2 3, that gives you volume. 2 dimension will give you area. So when you take 2 dimension, the third line becomes axis of rotation. Imagine बेटा, imagine, हम लोगों ने इसको XY प्लेन बोला है, इसको फ्लोर को. आपका फैन जब आप स्विच ऑन करोगे तो इसके ब्लेड्स कैसे घूमेंगे? ऐसे. Is it XY plane? That means the rod becomes Z axis, axis of rotation. Very good. अब अगर यही फैन यहाँ से निकाल के मैं इधर माउंट करूँ तो उसके ब्लेड्स ऐसे जाएंगे ना, ऐसे थोड़ी जा सकते हैं. मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो गया. क्यों? क्योंकि प्लेन ऑफ रोटेशन चेंज हो गया. और अगर इसी को मैंने यहाँ पे लगाया तो मतलब इफ द ब्लेड्स आर रोटेटिंग इन दिस प्लेन, प्लेन ऑफ रोटेशन इज एक्स वाई, जेड बिकम्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. इफ द ब्लेड्स रोटेट दिस वे, दैट मीन्स प्लेन ऑफ रोटेशन बिकम्स वाई जेड, एक्स बिकम्स एक्सिस ऑफ रोटेशन. यस और नो? Correct? So we are going to understand this area vector very nicely. Don't worry about that. Any other question than this? Super sure? Pakka? Now we start with something new. Now we start with something new. Books बंद कर दो. जब तक मैं बोलूँ नहीं, book open नहीं करना. The first article is how will you represent a vector? जब तक मैं बोलूँ नहीं बेटा, बुक बंद रखो प्लीज. How will you represent a vector? Point number 1. Point number 2. What do you mean by module of a vector, or size of a vector, or magnitude of a vector? All three mean the same. The next definition is, what do you mean by? What do you mean by equal vectors? Next definition is, what do you mean by equal vectors? Next definition is, what do you mean by parallel vectors? What do you mean by parallel vectors? Next definition is, what do you mean by negative of a vector? इसका टाइटल बेटा ध्यान से देखो. इधर मैंने सिंगुलर टर्म यूज किया है, इधर प्लूरल था वेक्टर्स, इधर प्लूरल था वेक्टर्स, इधर सिंगुलर वेक्टर. The next definition is anti-parallel vectors. The next definition is anti-parallel vectors. The next definition is
collinear vectors. Collinear vectors. The next definition is co-initial vectors. Co-initial vectors. The next definition is coterminous vectors. Coterminous vectors. And finally, up to the end of the lecture, mostly we will be able to do up to coplanar vectors. Up to coplanar vectors. Very, very interesting, and you can say the backbone of vectors. Means first you have to understand what are different types of a vector. इसमें भी अभी 3-4 बाकी हो, आज हम लोग नहीं कर पाएंगे. One is unit vector, next is null vector, next is position vector, next is orthogonal unit vectors, next is axial vector, and next is polar vector. मतलब 6 definitions इसके बाद फिर भी बाकी होगी. Now one by one बेटा ध्यान से, how to represent a vector. Vector means a directed segment. Segment with the direction. मैंने एक segment बनाया. Size of this segment is say 15 सेंटीमीटर. मैं स्केल यूज कर रहा हूँ, मतलब इसका मीनिंग है अगर मैं 15 सेंटीमीटर बोलता हूँ तो 15 सेंटीमीटर ही है. 14.99 भी नहीं होना चाहिए, 15.01 भी नहीं होना चाहिए. That is the logic. This is the segment of size 15. Let me call this point as P. Let me call this point as Q. Now, if you want this to become a vector, just to give direction at any one end. Choice is yours. Suppose बेटा मैं Q पे arrow बताता हूँ. इसका मतलब I am talking about a vector whose name is vector PQ. Right? The first alphabet compulsorily represents the starting point. Okay? And the second alphabet compulsorily represents the end point of the vector. Starting point also is known as head of the vector. Head. And end point is also known as tail of the vector या तो terminus. दोनों allowed. Yes or no? अभी मान लो कोई स्टूडेंट बोलते हैं सर मुझे वेक्टर QP लिखना है. QP कोई बात नहीं बेटा, Q से एरो हटा लो, P पे एरो कर लो. राइट? और अभी आप इसको लिखोगे वेक्टर QP. राइट? QP. अ स्टूडेंट में से कि सर आपने पहले PQ लिखा था, तो कैन आई राइट QP लाइक दिस? आंसर इज नो. द वेक्टर साइन इज एन एरो and always has to go from left to right as per English dialect. हम लोग जब इंग्लिश में कोई चीज लिखते हैं तो हम लोग लेफ्ट से शुरू करके राइट पे जाते हैं. There are some dialects in the world like Urdu, Arabic, Persian, etc. where you start from right and you go to left. तो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, तो that is going wrong with the sign convention. तो वेक्टर QP लिखना है ना, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते. Q पहले लिखो, P बाद में लिखो और बाद में एरो. The first alphabet compulsorily represents the starting point. The second alphabet compulsorily represents the end point, and the arrow has to go from left to right. Now suppose you don't want to use two alphabets. ये मैं वापस वेक्टर PQ पे चला गया. हाँ, ये वापस वेक्टर PQ है. If I don't want to use two alphabets, I can use single alphabet also, but it should not be the repetition. पूरे ABCD में P और Q को छोड़ दो, बाकी कुछ भी लिखो. Suppose I am giving name A to this. So I can call this as vectoring. That means vector PQ is also vectoring. Right? Get up please. What is your name? Siddharth. Okay. This is head of Siddharth. The legs means you can say tail of Siddharth. And this is Siddharth. Right? So if I call this point as say Q, उधर end हुआ ना vector. ये point P था. तो मैं सिद्धांत को A बोलता हूँ. Thank you. Right? So if you don't want to use two alphabets, P and Q, you can use a single alphabet. But the condition is, ये दोनों में से कोई use नहीं करने का, because you have already used those symbols. Repetition order. Logic समझा बेटा? How to represent a vector? A vector is a segment with direction, which represents a physical quantity. अब अगर ये vector बेटा force represent करता है, तो मैं बोलूँगा this is force of 3 Newton, क्योंकि मैंने इसको 3 सेंटीमीटर सपोज बोला. अगर ये एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है तो मैं बोलूंगा दिस वेक्टर रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर. अगर ये वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है तो मैं बोलूंगा दिस रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड. फिजिकल क्वांटिटी है, कुछ भी हो सकता है. राइट? बट यू हैव टू यूज वेक्टर.
यू कैन नॉट यूज डिस्टेंस. अभी मान लो ये डिस्प्लेसमेंट, मुझे उसको ऊपर से डिस्टेंस लाना है, देन दैट इज द सेकंड डेफिनेशन. इट इज मॉड्यूल ऑफ अ वेक्टर, साइज ऑफ अ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. मतलब अभी आपको डायरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आइदर यू राइट वेक्टर पी क्यू का मॉड विच इज ए का मॉड, और अगर आपको मॉड नहीं लिखना है तो एरो भी मत लिखो फिर. इसका मतलब यू कैन राइट दिस एज ओनली पी क्यू. तो बेटा अब ये सेगमेंट हो गया ना, ये कौन सी डायरेक्शन में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, राइट? एंड दिस इज ए. सो आइदर यू रिमूव द एरो, और इफ यू आर मेंटेनिंग द एरो देन यू पुट मॉड. दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड ओनली इन द साइज. जब मैं इसको बोलता हूं ना, तो मैं बोलता हूं दिस इज फोर्स ऑफ 3 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बराबर. लेकिन अगर मैंने ये वर्डिंग्स निकाल दी है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड ऑफ द वेक्टर, साइज ऑफ द वेक्टर. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, साइज ऑफ द वेक्टर, गोल्डन रूल. साइज ऑफ द वेक्टर, size of a vector can never be negative. सोचो बेटा, कोई भी सेगमेंट का लेंथ कभी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी बंदे का हाइट कभी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी बंदे का एज कभी नेगेटिव हो सकता है, कोई भी पार्टिकल का मास कभी नेगेटिव हो सकता है. सो रिमेंबर, साइज ऑफ द वेक्टर कैन नेवर बी नेगेटिव. उसका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है सिर्फ. ये वेक्टर बेटा ऐसा था, ऐसा. अब ये वेक्टर को मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मैं उसकी डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज कर रहा हूं. Am I doing anything to the magnitude? So remember, size of the vector can never be negative. ये पार्ट समझा सबको? So first of all, how to represent a vector समझा, right? How to represent a vector, and what is the size of the vector ये भी समझा. वो रिजल्ट बाद में बाय ऐड कर लेना. हीरो तेरा पहले से ध्यान नहीं है बेटा, मुझे सब रिकॉर्डिंग में नहीं बोलना होता है यार. डॉक्टर बनना है ना, डॉक्टर बनना है ना, तो फोकस करो, वो सब बाद में देखा जाएगा. Sit down. Okay. Now equal vectors. Equal vectors means you may draw n number of vectors, but they should be of same size and they should be of same direction also. मतलब इनका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों में बिल्कुल भी फर्क नहीं होना चाहिए. Vectors, 2 or more vectors are said to be equal if their magnitude and direction both are exactly equal. If this is vector A, if this is vector B, and if this is vector C, when can you say that they are equal? When their magnitudes are equal. That means A equal to B equal to C. या तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, या तो फिर ऐसे लिखूंगा, वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C, mod, mod, mod. They are equal. And what other quality you find in this? उनका डायरेक्शन एकदम सेम है. तो what can you say about angle between these two vectors? Very good. B and C. A and C. So can I say angle between all of them is zero amongst themselves? समझा बेटा? तो what is the meaning of equal vectors? The vectors are said to be equal if their magnitudes and directions both are exactly the same. Right? But look at this diagram now. Look at this diagram. 1 and 2. What do you find in this? Are the sizes equal? No. चलो एक और बना लेता हूँ. 3. So suppose this is vector A, this is vector B, and this is vector C. Can I say vector A is not equal to vector B, is not equal to vector C? Size wise, not equal. Yes. But what about the angle? इसका मतलब ये हुआ कि parallel vectors are those whose only directions are same. Whose only magnitudes are not. What if magnitudes are also same? By default they become equal. अब बेटा ये दोनों से एक नया स्टेटमेंट मिलता है, ध्यान से सुनो. Can I say equal vecters are always parallel? Yes. But parallel vectors need not be equal. क्योंकि इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए. उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. जबकि इधर एक ही कंडीशन सेटिस्फाई. अभी ये कंडीशन इधर सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन ये कंडीशन इधर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है. That means this can be called as this.
but this cannot be called as this. It is something like every South Indian is an Indian, but every Indian need not be South Indian. Maybe Punjabi, maybe Maharashtrian, maybe Gujarati, maybe Christian. I repeat, every South Indian is an Indian, but every Indian need not be South Indian. Equal vectors are always parallel, but parallel vectors need not be equal. समझा बेटा? तो ये जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूँ ना, this will be given as notes, small, points, and they are very good MCQs. They are very good MCQs. तो ये दोनों का concluding statement क्या है? ये दोनों का concluding statement क्या है बेटा? Equal vectors, बोलो. Equal vectors are always parallel. अब ये पूरा स्टेटमेंट मुझे नहीं लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा? But converse मतलब उल्टा स्टेटमेंट need not be true चलेगा? Need not be true हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. अच्छा बाई चांस हुआ, call them as equal vectors. अगर ये पैरेलल तो है ही, साथ में उनका साइज भी इक्वल हो गया, call them as equal vector. Why to call them as parallel? Which is in-depth explanation. First की second? First. क्योंकि इसमें दो conditions है. Yes or no? इसमें एक ही condition. लॉजिक समझा बेटा? Yes sir. तो अब तक मैंने जो भी बोला समझा? Yes sir. How to represent a vector समझा? Yes sir. This is usually represented by capital alphabets. Bold ABC, first ABC. But when you talk about physical quantities, you need not follow the rule. Example, when I talk about acceleration vector, I will use small a because capital A is reserved for area vector. When I use small v, it is velocity vector because capital V is reserved for potential, it is a scalar. When I use capital F, it is force vector because small f later will be reserved for frequency, and frequency is 1 upon time. It is a scalar. Right? When I use capital P, I must put arrow on this. Then it is momentum. It is a vector. If I don't put arrow on this, then it can be understood as magnitude of momentum. Else, it can be understood as pressure. Else, it can be understood as power also. Yes, perfect. Logic समझा? Yes sir. So usually they are denoted by capital alphabets. First ABCD, bold letters. But if you don't use them later when you talk about physical quantities, it is okay because that time you are helpless. See, you have thousands of physical quantities in physics. But in English alphabets, you have only 26 letters. So there are many quantities which are represented by the same symbol. यहाँ तक समझा बेटा? What was the next definition? Equal vectors. What is the meaning of equal vectors? What do we mean by parallel vectors? Only direction. So what is the closing statement of both these? Equal vectors are always parallel, but parallel vectors need not be. अब इसको ध्यान से देखो बेटा, सिंगुलर है. मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर्स नहीं बोला है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर बोला है, राइट? तो आप कोई भी एक वेक्टर बनाओ अपनी मर्जी का, कोई भी एक वेक्टर. चलो मैंने ये वेक्टर बनाया, ये वेक्टर है, दिस इज वेक्टर ए. आपको कुछ नहीं करना है, ये वेक्टर को सिर्फ एग्जैक्टली उल्टा रिवर्स वे में ड्रॉ करना है, एग्जैक्टली 180 डिग्री पे, विदाउट चेंजिंग द साइज, है ना? सोचो ये वेक्टर है बेटा, इसको मैं सिर्फ ऐसे कर रहा हूं, तो इसका साइज चेंज हुआ क्या? राइट? तो अगर ये वेक्टर था तो ये इसका नेगेटिव है. मान लो आप इसको बोलते हो वेक्टर कि ये वेक्टर है सर, तो ये नेगेटिव है, कोई बात नहीं. रोटेट बाय 180 विदाउट चेंजिंग द साइज. गेट अप. ये इसका हेड है ना बेटा. अब मान लो इसको योगा आता है, योगा, और ये शीर्षासन कर रहा है, मतलब his head is exactly touching the ground and legs are exactly vertical. Very good exercise for your brain because of gravity, the blood will flow towards your skull and there is a lot of oxygen supply. But it has to be done in a smart way with practice because oversupply of oxygen also is harmful. Right? So yoga, जो लोग जानते हैं ना, they do this for very good memory power, very good eyesight because your optic nerves and also this particular arteries they get proper blood supply. यहाँ पे क्या होता है? It is going against gravity.
when your heart is pumping the blood. That will be going in the direction of the breath. But yogas have to be done under the guidance of experts. ऐसा नहीं टीवी में देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया और करना शुरू हो गया. That is bad. You have to take guidance of expert. तो ये वेक्टर बेटा मैंने उल्टा किया, right? Without compromising in the size. तो इसको जो आप नाम देते हो ना, सेम नाम रखने का, सेम, खाली माइनस साइन, खत्म. So what is negative of a vector? Negative of a vector is the vector of same size but opposite direction. अगर किसी स्टूडेंट को इसको माइनस ए बोलना है, कोई बात नहीं, इसको प्लस ए बोलो, your choice. If one vector is a vector, other vector becomes negative because its direction is exactly 180. Yes or no? Anti-parallel में क्या होगा देखो, सोचो बेटा क्या होगा. Magnitude same नहीं है and direction is 180. So they are called anti-parallel. That means if this is vector A, can you give the name minus A to this? फटाफट फोन बंद करो. Can you give the name minus A to this? Because size same नहीं है. तो इसको नया नाम दो, नया नाम. This is vector B. Right? So what is the mathematical condition? Angle between them is 180. What was the mathematical condition? Angle between them is 180. Can I say vector A is negative of vector negative A? Yes. Vector A is negative of vector A negative वाला, ये वाला. Yes. यहाँ पे वेक्टर A और B का साइज सेम नहीं है, का साइज सेम नहीं है. So the way you design one statement from this two, can you design one statement from this two also? A vector and its negative are always anti-parallel. But anti-parallel vectors need not be negatives of each other. ये इसको सेटिस्फाई करता है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये इसको सेटिस्फाई कर रहा था, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा था. तो बेटा ये स्टेटमेंट क्या लिखोगे बता? A vector And it's negative. and its negative vector and its negative vector are always anti-parallel. बराबर बेटा, ये पैरेलल का साइन है, ये पैरेलल का साइन है. तो एंटी पैरेलल मतलब एंटी के बाद वो दो वर्टिकल लाइंस बना सकते हो आप. दिस मींस पैरेलल, दिस मींस परपेंडिकुलर. सो दिस मींस एंटी पैरेलल. So a vector and its negative vector are always anti-parallel, but The converse may not be true. Converse may not be true. समझा? अब ये थोड़ा ट्रिकी डेफिनेशन है बेटा, ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से. कोलिनियर, को मीन्स सेम, को मीन्स सेम, co means same, co means same. Suppose I own this office, suppose. What I will do as a measure of safety, in the agreement of this office, I'll put my wife's name also. So God forbid, if suppose I am no more, officially this property becomes my wife's property. So she doesn't have to go for any legal fight. She is my legal head. मैं और वाइफ दोनों साथ में चले गए suppose, तो मेरे बच्चों का ये प्रॉपर्टी हो गई. But then I have to put the nominees. Yes or as a legal safety. So if I am the owner of this office, my wife by default becomes co-owner. Right? For example, I have a bank account. तो इसमें मेरे पास तीन ऑप्शंस होते हैं. Single proprietor, only my sign will do. Two proprietors, me and my wife, दोनों साइन करेंगे तो ही चेक पास होगा, कोई भी एक करेगा तो नहीं होगा. और तीसरा होगा आइदर और सर्वाइवर, मतलब या तो मैं साइन करता हूँ या तो मेरी वाइफ साइन करती है. दो में से एक साइन होगा तो भी बैंक विल अलाउ मी टू विथड्रॉ द मनी. So if I am the applicant, my wife becomes the co-applicant. If my wife is the applicant, I become the co-applicant. Are you getting this? तो co का मतलब होता है same, linear का मतलब होता है line. So if I am giving you a line, if I am giving you a line, draw as many vectors as you want. Draw as many vectors as you want because line goes up to infinity. अब ये बेटा ध्यान से देखना. ये मैंने एक वेक्टर बनाया. Let me call this as vector P. ये मैंने दूसरा वेक्टर बनाया. Let me call this as vector Q. ये मैंने तीसरा वेक्टर बनाया. Let me call this as vector R. Are all of them on the same line?
Yes. So they are collinear. They are collinear. अब examiner बोलता है कि नहीं, can you give little extra information about it? I will say yes sir. Vectors P and Q are collinear also and parallel also because they are in the same direction. But vector Q and R are collinear and anti-parallel. Very good, perfect. Vectors P and Q are collinear. Q and R are collinear. P, Q, R are collinear. Vectors P and Q are collinear also. ये दोनों स्टूडेंट्स है बेटा. अभी मुझे कोई बोलता है कि इनका इन्फॉर्मेशन दो. मैं बोला ये दोनों साइंस स्टूडेंट्स हैं. पता नहीं थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन दो. मैं बोला ये बच्चा नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ये JEE मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहा है. मतलब मैंने थोड़ा और डिटेल दिया कि चलो एक PCB का बच्चा है, एक PCM का बच्चा है, दोनों साइंस स्टूडेंट है. लॉजिक समझा बेटा? तो व्हाट कैन यू से अबाउट वेक्टर्स P and Q? कोलिनियर. इवास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पूछा है तो ही देना, नहीं तो ज्ञान नहीं बांटना. वो लोग जानबूझ के इसमें ऑप्शन क्या देते मालूम है? फर्स्ट ऑप्शन वेक्टर्स P and Q are only collinear. Vectors P and Q are only parallel. Vectors P and Q are collinear and parallel. Vectors P and Q are collinear and anti-parallel. तो only collinear बोला तो गलत हुआ. Are you getting this? Collinear and parallel बोला तो वो better answer. Logic समझा? Yes, sir. Now here comes a catch. Why this definition is little tough? अगर मैं चाहूं तो इसको बेटा एक पैरेलल इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके इसमें से जो भी वेक्टर मुझे शिफ्ट करना है मैं शिफ्ट कर सकता हूं. बट द कंडीशन इज यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द साइज एंड यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. मान लो ये वेक्टर Q मुझे यहाँ पे पसंद नहीं है, तो ये Q को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे, राइट? ये Q मैंने यहाँ पे बनाया, ओके, और मैंने यहाँ से निकाल दिया इसको, ये Q यहाँ से निकाल दिया. अभी भी मैं इसको कोलिनियर बोल सकता हूँ. रीजन, if I could shift it on a parallel line, I can shift it back to original line. Yes. Let me give you a very simple example. This technique is called shifting of a vector. There is a golden rule. A vector can be shifted, but a vector can never be changed. A vector can be shifted. How will you shift it? By drawing a parallel vector of same size. मतलब एक्चुअली तो ये इक्वल वेक्टर हो गया ना बेटा. By drawing a parallel vector of same size. A vector can be shifted, mind you, but a vector can never be changed. क्योंकि अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड में भी थोड़ा मस्ती किया या तो डायरेक्शन में भी थोड़ा मस्ती किया, मतलब आपने एग्जामिनर का क्वेश्चन चेंज कर दिया. एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया था कि वेक्टर ऑफ साइज 5, आपने वेक्टर बनाया 4.999 का. You don't have right to change the question. Come on, examiner ने 5 बोला है. How can you draw 4.99? Moral of the story: if you change the size of this, or if you change the direction also little bit, not allowed. सोचो मुझे इसको exactly यहाँ पे गोली मारनी है, exactly. अब मेरा थोड़ा भी एम ऐसा हो गया, थोड़ा भी, तो ये मरी ना, ये मरी. सोचो मैं सेकंड फ्लोर पे हूँ और टेररिस्ट थर्ड फ्लोर पे है, और मैंने एम लिया और मेरा एम थोड़ा भी गलत हो गया बेटा, वो बिल्डिंग मेरे से काफी दूर है. मतलब मेरा अगर एंगल थोड़ा भी चेंज हुआ ना, तो थर्ड फ्लोर के बदले फोर्थ फ्लोर पे कोई इनोसेंट बंदा मर गया. लॉजिक समझा? इसका मतलब यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द डायरेक्शन ऑल्सो. ये जो वॉर होता है ना, उसमें फाइटर पायलट्स को एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स दिए जाते हैं. रशिया बोलेगा कि यूक्रेन का पावर स्टेशन इधर है, यूक्रेन का न्यूक्लियर स्टेशन इधर है, एग्जैक्ट मिसाइल उधर ही गिरनी चाहिए. वो एक एक मिसाइल 2-3 करोड़ रुपए की होती है. अब वो मिसाइल जाके कोई झोपड़े पे गिरी तो 50,000 का झोपड़ा उड़ाने के लिए मैंने 5 करोड़ रुपया उड़ा दिया. लेकिन अगर उसका न्यूक्लियर पावर स्टेशन उड़ता है तो मेरे एनिमी को मैं बहुत डैमेज कर, राइट? इंडिया ने जब पाकिस्तान पे अटैक किया तो उनके एग्जैक्ट एयरबेस उड़ाए हुए कि जाओ भगवान, तुम्हारे पास 50 फाइटर प्लेन है ना, उड़ाओ, तुम्हारे पास एयर स्पेस ही नहीं. जैसे मैं डायरेक्ट जाके उनके एरोस्पेस पे,
या तो उनके न्यूक्लियर बंकर्स पे अटैक करूंगा, सो दैट इवन इफ दे हैव गॉट न्यूक्लियर वॉरहेड्स दे देमसेल्व्स कांट गो इन द बंकर, रेडियो एक्टिव लिखे मर जाएंगे लोग। जाओ जाओ उधर से वेपन लेके आओ, लॉन्च करो और उड़ाओ उनको, राइट। तो आई विल जस्ट डैमेज देम एट द रूट लेवल। मॉरल ऑफ द स्टोरी, वेक्टर कैन नॉट बी चेंज बट इफ यू वांट यू कैन शिफ्ट इट, राइट। ध्यान से सुनो बेटा, इसने मेरा होमवर्क नहीं किया, गेट अप, आई वांट टू पनिश हिम, कीप स्टैंडिंग थ्रू आउट द लेक्चर, है ना। अभी पनिशमेंट तो मैंने इसको दिया, लेकिन इसकी वजह से ये स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। क्योंकि सर ये सिद्धांत बीच में खड़ा है, हमको बोर्ड पे आप क्या लिख रहे हो नहीं दिखता है, बता देख तेरी वजह से उनको भी तकलीफ। चल बाहर। नाउ सी वेट, इफ हिज हाइट इज 6, इधर आया तो भी उसकी हाइट वही है, राइट। अब ये स्टूडेंट को बोर्ड दिख रहा है, यू विल कीप स्टैंडिंग। अब ये बोल रहे सर हमको तकलीफ हो रही है, देख है। अभी इसको बोर्ड नहीं दिख रहा है सपोज, कॉर्नर पे खड़े। नाउ ही हिमसेल्फ इज पनिश्ड बिकॉज इसको भी बोर्ड नहीं दिख रहा है। तो आई वांट टू पनिश हिम आल्सो बट नॉट एकेडमिकली। मैंने अगर इसको क्लास के बाहर निकाल दिया, राइट, तो उसका एकेडमिक्स वाइज भी लॉस होगा। मैं उसको क्लास में ही रख रहा हूँ, स्टैंड हियर। अभी उसको बोर्ड भी दिखता है, उसको बीच में भी नहीं आ रहा है, उसका एकेडमिक्स भी खराब नहीं हो रहा है, इसको भी बोर्ड दिख रहा है। Punishment is also served without disturbing others and without harming his academics also. Logic समझा? Means a vector can be shifted without changing the size. Are you getting my point? Logic समझा बेटा? Get it? ये सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड नहीं दिखेगा, बराबर। इनको बोर्ड दिखेगा लेकिन इनको ये एंगल पे लिखूंगा वो नहीं दिखेगा, राइट। तो व्हाट इफ आई शिफ्ट हर without changing the size and the direction? Thank you. समझा? तो what is the golden rule? A vector, if required, can be shifted to a new position by drawing a parallel vector of same size. Means you are not allowed to change the magnitude also, and you are not allowed to change the direction. आ रहा हूँ, इसी के ऊपर आ रहा हूँ बेटा, मैं इसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो पहले तो कोलिनियर मतलब सेम लाइन, जरूरी नहीं है मुझे ये बीच में आ रहा है तो मैं उसको पैरेलल लाइन पे भी ले सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको यहाँ से पैरेलल लाइन पे शिफ्ट कर सकता हूँ तो वापस इसको इधर ले सकता हूँ। इसका पनिशमेंट खत्म हो गया, वापस आ गया अपनी जगह पे। लॉजिक समझा? तो कोलिनियर वेक्टर्स मतलब दे आर द वेक्टर्स ऑन द सेम लाइन और दे आर द वेक्टर्स ऑन पैरेलल लाइंस। मतलब सपोज एक वेक्टर बेटा मैंने इधर बनाया, फिर दूसरा इधर बनाया और तीसरा इधर बनाया। अभी मुझे फर्स्ट और थर्ड के बीच में ये सेकंड बीच में आ रहा है, तो इसको मैं इधर ले लेता हूँ, तो फर्स्ट और थर्ड एक लाइन में आ गया। तो दे आर कोलिनियर वेक्टर्स फॉर द टाइमिंग। सेकंड को जब मैं वापस लेके आया तो फर्स्ट एंड सेकंड आर कोलिनियर, सेकंड एंड थर्ड आर आल्सो कोलिनियर। कोई कोई जगह पे यू माइट हैव हर्ड बेटा फेनिकुलर ट्रेन्स बोलते हैं उसको, फेनिकुलर दिस आर गोइंग ऑन सम स्लो, राइट। स्विट्जरलैंड में से ट्रेन है, ये ट्रेन है, एक ही ट्रैक होता है, एक ही ट्रैक। मतलब आप ऊपर जाओगे तो एक ट्रैक है, नीचे आओगे तो वही एक ट्रैक है। अभी दो ट्रेन सामने सामने आ जाए तो बीच में एक छोटा सा स्पेस होता है ऐसा, ओके। और यहाँ का जो ड्राइवर होता है मोटर में, वो सामने वाले को लाइट देके ऐसे फ्लिकर देके हिंट देता है कि मैं जाऊंगा पहले। तो ये वाला अपनी ट्रेन है ना साइड में ले लेता है, ये ट्रेन निकल जाता है, फिर ये वापस इधर ये ट्रेन पे आ जाता है। मतलब वो ट्रैक एक ही होता है। माउंटेन्स पे ऐसे होते हैं, तो माउंटेन्स पे ज्यादा जगह नहीं होता है, ज्यादा माउंटेन खोदने का तो माउंटेन ही गिर जाएगा, उसका बेस हिल जाएगा। हम लोग जब माउंटेन एरिया पे ट्रैवलिंग करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ थ्रेट ऑफ लैंड स्लाइडिंग ना। सो माउंटेन्स में से जब आप रोड्स बनाते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड रोड्स नहीं बना सकते। अब यहाँ पे आप 8 लेन का हाईवे बना सकते हो, 4 गाड़ियाँ इधर से 4 गाड़ियाँ इधर से। माउंटेन पे शायद 2 ही लेन का वो होता है, यहाँ की गाड़ी और यहाँ की गाड़ी, तो ट्रैफिक जैम भी बहुत होता है, उसमें भी लैंड स्लाइडिंग हो गया तो भयंकर। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये क्यू जब इधर था तो बाय डिफॉल्ट वो कोलिनियर थे, लेकिन अगर आप उसको पैरेलल लाइन पे शिफ्ट कर रहे हो स्टिल दे कैन बी कॉल्ड कोलिनियर। सो व्हाट इज द कंप्लीट डेफिनेशन? कोलिनियर वेक्टर्स आर दोस व्हिच आइदर लाई ऑन द सेम लाइन or parallel lines. What are they? Collinear vectors are those which lie on the same line or parallel lines. If required, you can shift. If not required, let them be on the same line.
लॉजिक समझा बेटा? श्योर? सोचो ये सारी स्पेस ऑक्यूपाइड है करके ये स्टूडेंट इधर बैठा है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये स्पेस ऑक्यूपाइड है, ये स्पेस ऑक्यूपाइड है। अगर ये स्टूडेंट को ये चारों स्पेस की फ्रीडम होती तो ये जिधर चाहे उधर बैठ सकती थी। नाउ लेट अस अज्यूम ये स्टूडेंट एब्सेंट है, तो इसके पास ये चॉइस अवेलेबल है कि इफ शी वांट्स शी कैन कम, राइट नाउ शी कैन नॉट बिकॉज़ दिस प्लेस इज ऑक्यूपाइड। सो सिंपल है। लॉजिक समझा बेटा? एक ये मात्र डेफिनेशन थोड़ा ट्रिकी था। अंडरस्टूड? को-इनिशियल वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। को-इनिशियल मींस सेम स्टार्टिंग पॉइंट, they start from the same point, they start from the same point. Best example this, ये आपका x एक्सिस है बेटा, इधर आप एक वेक्टर ले लो, ये आपका y एक्सिस है, इधर आप एक वेक्टर ले लो, ये z एक्सिस है। तो कैन आई से they start from the same point which is called origin। ये आपका बुक है ना? आप एक वेक्टर ये लाइन पे बनाओ, एक वेक्टर ये लाइन पे बनाओ और एक वेक्टर ये लाइन पे बनाओ। Same point. Are they say starting from the same point? Yes, sir. So I can draw a diagram with multiple vectors also. If this is point O, this is one vector, say OA. This is another vector, say OB. This is another vector, say OC. This is another vector, say OD. This is another vector, say OE. Can I say OA, OB, OC, OD and OE are co-initial vectors? If I want, I can give the names like this. This is vector P, this is vector Q, this is vector R, this is vector S, this is vector T. So can I say P, Q, R, S and T are co-initial. Co-initial means to start from the same point. Co-terminus means to end at the same point. इसका मतलब ये हुआ कि this was the point. Let me call this as one vector, this as one vector, this as one vector, this as one vector. Let me call this point as O. This is A, B, C, D. And if I am naming these vectors as vector P, vector Q, vector R, vector S, are they co-terminus? Yes. This is something like your mindset lectures are over and you are going home and your homes are different, right? You are coming from different locations, two mindsetters, co-terminus. आप अलग अलग सबब में से आ रहे हो, अलग अलग एरिया में से आ रहे हो, एक ही क्लास में आ रहे हो, तो यू आर को-टर्मिनस सेटर्स। लेक्चर्स खत्म हो गया, आप अपने अपने घर पे जा रहे हो। समझा बेटा? Yes, sir. श्योर? अभी जैसे ये थोड़ा ट्रिकी था ना, सिमिलर लाइन पे ये थोड़ा ट्रिकी, सिमिलर लाइन। सोच के बोलना बेटा, सोच के बोलना। What do you mean by co-planar? क्या लगता है? Same plane. Very good. So, if I am giving you a cuboid, let me call this as A, B, C, D, E, F, G and H. A, B, C, D, E, F, G, H is a cuboid या तो rectangular box. अभी मैं यहाँ पे तीन वेक्टर्स बना रहा हूँ, वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R. ओके? फिर मैं यहाँ पे दो वेक्टर्स बना रहा हूँ, वेक्टर S, वेक्टर T. फिर यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, वेक्टर U and vector V. Right? Tell me who are coplanar vectors? एक मिनट, P, Q, R are coplanar? Yes. Very good. Any other combination? Sorry? S and T. Very good. Because they belong to this plane. Very good. Perfect. U and V. Very nice. Fantastic. This is what I wanted. उसने क्या बोला सुना बेटा ध्यान से? उसने बोला कि सर P, Q, R and UV. Because parallel planes. अभी इसका लॉजिक सुनो, क्या है लॉजिक, है ना? Can I say all these hooks are coplanar? Because they belong to the same wall. All the fans are coplanar because they belong to ceiling. A fan and a cupboard non coplanar क्योंकि ये प्लेन में है लेकिन ये प्लेन में है. Can I say all of us are coplanar? Yes. We are not Spider-Man. Somebody cannot sit on the wall like this with this legs and that. Somebody cannot stand ulta like Ullu. Are you getting this? Are all of us coplanar? Yes. अब ध्यान से सुनो. Are all these hooks coplanar? Yes. Are all these hooks coplanar? Yes. Can I say they are coplanar? Yes. Because either they belong to the same plane or parallel. अभी ऐसा क्यों? We are on the 7th floor.
I am standing on the floor of the 7th floor. That means I am standing on the terrace of 6th floor. ये अगर बेटा मेरा फ्लोर है तो ये किसी का सीलिंग भी है और मेरा सीलिंग किसी का फ्लोर है. ये 7th फ्लोर का सीलिंग है लेकिन ये 8th फ्लोर का फ्लोर है. तो बेटा प्लेन तो सेम हुआ ना. अगर मैं बोलता हूँ कि ये हुक्स मेरे प्लेन को बिलोंग करते हैं, भले बाजू वाले ने खर्चा नहीं किया ये हुक्स बैठाने के लिए, लेकिन ये उसके प्लेन को भी बिलोंग करते हैं. बिकॉज दिस इज द कॉमन वॉल बिटवीन दिस ऑफिस एंड दैट ऑफिस. यहाँ पे मैं कोई हथौड़ा मारूंगा तो वाइब्रेशन तो उसके भी वॉल पे है. यहाँ पे हथौड़ा मारूंगा उधर से उसके डैडी गिरेंगे, शायद उसके डैडी का फ्रेम लगता होगा. लॉजिक समझा? वो प्लेनर का मतलब समझा? ब्रिलियंट आंसर. बिकॉज ही वाज हैविंग दिस थिंग इन माइंड कि सर कोलिनियर में अगर हम लोग सेम लाइन या तो पैरेलल लाइन बोल सकते हैं, तो कोप्लेनर में हम लोग सेम प्लेन और पैरेलल प्लेन बोल सकते हैं. इन फ्यूचर when we learn how to add vectors, how to subtract vectors, it will be compulsory for us to first get them either on the same line or in the same plane, because then only we can add or subtract or multiply. एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ बेटा. आपके पास करेंसी नोट है 10 का, आपके पास भी है, आपके पास भी है और आपके पास भी. सबके पास 10 का करेंसी नोट है. आर दे इक्वली रिच? मैंने ये बोला ही नहीं ना कौन सी कंट्री का. ये मैं बोल रहा हूँ 10 रुपीज है, ये $10 है, ये 10 यूरो है और ये 10 पाउंड है. तो मुझे पहले सबके सब करेंसी को एक करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मुझे पता चलेगा कौन रिच है. यस सर. सो 10 रुपीज इज 10 रुपीज, $10 इज 850 रुपीज, 10 euro is 970 rupees, and 10 pound is 110, so 1010. Pound is the costliest amongst all this. Great Britain pound. तो अब मैं कर पाऊंगा ना. Means either I have to convert all of them in dollars, then compare, or all of them in rupees and then compare, or all of them in pounds and then compare. Logic समझा बेटा? Yes, sir. So in future, when we study addition of vectors, subtraction of vectors, and multiplication of vectors, these conditions will be necessary for us. Okay, they are collinear or coplanar. Yes or no? Yes. So what can you say about vector P and vector S? Can they be coplanar? No. Never. Never. ये दोनों vectors coplanar नहीं हो सकते. Different. Because they are in different planes. They are skew lines. बीमारी. नींद आ रही है. Solid नींद आ रही है. Doctor बनना है. Get up. You're talking to your sir. You should have manners. स्कूल में नहीं सिखाया है सर. हाँ, डॉक्टर बनना है. कैसे बनेगा? It is a threat to the patient. तो ऐसा किसी का ऑपरेशन कर रहा है. हाँ, न्यूरोसर्जरी. You have to be so super alert, you know that? Sit down. पहले तुझे वॉमिट हो रहा था तो मुझे लगा शायद तेरी तबीयत खराब है. अभी तबीयत खराब नहीं है ना? पता नहीं. घर पे जाके दवा लेके सो जाओ. And get well soon. Either after some alert. People count upon to doctors यार. तुम लोगों का जब स्टेटस बनेगा तो you'll be next to God. कितना भी चार्ज करो, सामने वाला एक बार अंदर से गाली भी देगा. कितना चार्ज करता है, बहुत एक्सपेंसिव डॉक्टर, लेकिन लाइफ बचाओगे तो ब्लेसिंग्स भी देगा यार. एक्सपेंसिव था लेकिन काम मस्त किया है ना. एक 200-300 रुपये वाला नॉर्मल डॉक्टर होता है, उसके पास जाओगे तो 2000 रुपीज़ चार्ज करने से सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे. उधर ट्रायल एंड एरर होगा, शायद 10-15 बार अलग अलग दवाई चेंज करेगा. अपना बॉडी कोई केमिकल फैक्ट्री थोड़ी है. और स्पेशलिस्ट को पता है एग्जैक्टली आपको क्या हुआ है. ओके, तुम लोग सोचो मैं 90 मिनट्स बोलता हूँ, मुझे 1 मिनट भी फोकस से बाहर जाना अलाउड है क्या? वो 1 मिनट में मैंने कुछ गलत सिखा दिया तो, और वही क्वेश्चन नीट में आ गया तो, और उसी में तुम लोग रॉन्ग गए तो कितनी सारी बददुआएं मिलेगी मुझे. साला नए सर की वजह से अपना रैंक गया. लेकिन वो क्वेश्चन किसी ने नहीं सिखाया पूरे बॉम्बे में, और मैंने सिखा दिया, और वो आ गया तो ओ हो. बाहर के स्टूडेंट्स में भी मैं फेमस हो जाऊँ. यार माइंडसेट में जो बच्चा जाता तो उसको ये क्वेश्चन आया, हमको नहीं है, हमारे टीचर ने नहीं सिखाया. तो यहाँ के टीचर्स बेटा वो टाइप के, तो ध्यान देने का एक बार. गॉड ब्लेस यू. ओके, समझा बेटा? सुपर डुपर श्योर. ओके, अभी आप लोग अपना बुक ओपन करो. मैं जो 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 बोलता हूँ सिर्फ वो करो.
और जो मैंने नहीं करवाया उसको पेंसिल से हम लोग सर्कल करेंगे. हाँ, पहले मैंने जो करवाया मैं टिक करवा देता हूँ. आर यू ऑन पेज नंबर 10? जहाँ पे एरो होता है ना वो पी पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, पी वेक्टर नहीं. जहाँ पे एरो होता है वो हेड ऑफ द वेक्टर और जहाँ पे पॉइंट है वो टेल ऑफ द वेक्टर. टेल मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट, हेड मीन्स एंड पॉइंट. ओके, लास्ट टाइम हम लोगों ने पेज नंबर 9 कर दिया. पेज नंबर के ऊपर टिक करो, पेज नंबर, बिकॉज पेज नंबर 9 वाज कंप्लीटली टॉट टू यू. उसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने लिखवाए थे लूज नोट्स में आप लोगों ने लिखे हैं. घर पे जाके विदाउट फेल ऐड कर दो, बिकॉज देन यू कैन स्क्रैप दोस नोट्स, नो प्रॉब्लम. आर यू ऑन पेज नंबर 10 नाउ? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है ना, गलती से डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 प्रिंट हुआ है. दैट डज नॉट मीन दैट यू आर मिसिंग एनी कंटेंट. नंबरिंग का गड़बड़ है, हाँ, कंटेंट कुछ भी मिस नहीं हो रहा है. क्वेश्चन 6 डन, टिक करो. क्वेश्चन 7 डन, टिक करो. क्वेश्चन 8 वेट, उसका फर्स्ट नहीं हुआ है अभी तक, मैंने यूनिट वेक्टर नहीं सिखाया. पेंसिल से सर्कल करो, पेंसिल से. प्लीज डू नॉट यूज इंक. नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आपको रेड पेन और हाइलाइटर हमेशा साथ में रखना है, बिकॉज आई विल मेक यू हाईलाइट मेनी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट. क्वेश्चन 8 का 1 नहीं हुआ है, क्वेश्चन 8 का 2 भी नहीं हुआ है. नल वेक्टर 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ. 5 के एंड में बेटा एक नोट है, पढ़ो नोट 1. इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल बट पैरेलल वेक्टर्स नीड नॉट बी इक्वल. अच्छा, 5 के राइट साइड पे भी एक नोट है, नोट 2, वो भी पढ़ो. A vector can be shifted, means yeah, but it cannot be changed, means you cannot change the magnitude, you cannot change the direction. ये वाला स्टेटमेंट बेटा, ये वाला. नहीं, I was thinking कि मतलब फिर parallel और collinear same हो सकता है. पैरेलल एंड कोलिनियर, हाँ, कोलिनियर को हम लोग पैरेलल बोल सकते हैं, पैरेलल को भी कोलिनियर बोल, बिकॉज इफ यू वांट वी कैन शिफ्ट इट. इक्वल वेक्टर भी बोल, इक्वल तो सबसे बेस्ट डेफिनेशन, उसमें तो सब क्वालिटीज आ गया. You are science student also, you are PCB also, you got 721, 720 also, and you are all India ranker also. Means everything best in you. Okay? अच्छा, अभी ध्यान से देखो बेटा. डेफिनेशन 5 में नीचे एक सिंबल दिख रहा है आपको? ये देखो, ये टाइप का सिंबल दिख रहा है. जब हम लोग थीटा लिखते हैं, थीटा का मतलब क्या होता है? अगर ये एक वेक्टर है P और ये एक वेक्टर है Q, then can I say angle between vectors P and Q is called theta? तो इसको लिखने का ये स्टाइल है, ध्यान से सुनो. थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q. कैसे बोलने का इसको? थीटा इज द एंगल बिटवीन गिवन टू वेक्टर्स व्हिच इज 0 हियर, व्हिच इज 180 हियर. लॉजिक समझा? पैरेलल वेक्टर्स के लिए एंगल 0 है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए एंगल 90 है, एंटी पैरेलल के लिए 180. सिंबल का मतलब समझा सबको? डेफिनेशन 5 का लास्ट लाइन पढ़ो बेटा, नोट नंबर 1 के जस्ट ऊपर वाला लाइन, ये वाला लाइन. वहां पे दिया थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, उन्होंने वेक्टर का नाम ए एंड बी दिया इसके लिए. सिंबल का मतलब समझा बेटा? श्योर? तो मैं जो हाइलाइटर लाने को बोल रहा हूँ ना, इसके लिए बोल रहा हूँ. कैसा छोटा छोटा सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज दे एग्जैक्टली नो कि आप रीडिंग करते हो कौन सा सेंटेंस स्किप कर रहा हो. अगर जब पैराग्राफ में अच्छा ना ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं हो और पता चला उसी में से एमसीक्यू आया. आर यू ऑन डेफिनेशन 6? करवा दिया. उसके एंड में एक नोट है, देखो, अ वेक्टर एंड इट्स नेगेटिव आर एंटी पैरेलल. बराबर ना? ये वेक्टर हुआ, ये उसका नेगेटिव हुआ, आर दे एंटी पैरेलल. ओके, आर यू ऑन 7th डेफिनेशन? कोलिनियर हो गया, पोजीशन नहीं हुआ. को इनिशियल हो गया, को प्लेनर हो गया. अनफॉर्चुनेटली को टर्मिनस दिया नहीं होगा, तो बेटा डेफिनेशन आप ऐड कर दो, है ना? 11th पेज पे एक एक्स्ट्रा डेफिनेशन लिख लो, बिकॉज वो नहीं दिया उधर. टाइटल दो को टर्मिनस. चाहिए तो ये डायग्राम बना लो. Mind you, the vectors must meet at one point. Right? Take down.
Coterminous vectors are those which meet at a single point. Coterminous vectors are those which meet at a single point. तो अभी ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या क्या सिखाया आपके नोट्स से। पेज नंबर 9 सिखाया, पेज नंबर 10 सिखाया, पेज नंबर 11 सिखाया। उसमें 3 डेफिनेशंस नहीं सिखाया अभी तक, राइट? नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर। टर्न द पेज प्लीज। पेज नंबर 12 ऑनवर्ड्स पूरा बाकी है, सब कुछ बाकी है, राइट? नाउ प्लीज गो टू द एंड ऑफ द चैप्टर जहां पे हैंड रिटन नोट्स है। पेज 1 पे चले जाओ। ये पेजेस आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, माइंड यू। 4-5 लेक्चर के बाद अगर आगे का पार्ट आप नहीं भी पढ़ोगे और सिर्फ ये पढ़ोगे ना, तो भी फुल मार्क्स आएंगे, राइट? अभी पेज 1 पेंसिल से सर्कल करो। ये पेजेस बेटा बायो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप मैथ्स एज अ सब्जेक्ट नहीं लेने वाले, आप मैथ्स एज अ फाउंडेशन लेने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी फाउंडेशन कोर्स में क्या होगा, एट ए टाइम एक टॉपिक शुरू हो सकता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो सकता है या तो डेरिवेटिव शुरू हो सकता है। अभी मुझे मेरे चैप्टर में दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो जब तक वो फाउंडेशन कोर्स में था, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड मैं भी दे दूंगा। इन स्कूल यू हैड एंगल्स अप टू 90 डिग्री, 0, 30, 45, 60 and 90, but we will need a full circle up to 360. So I will have to teach you that. पेज नंबर 1 बेटा पेंसिल से सर्कल करो, वो अभी तक मैंने सिखाया नहीं। पेंसिल से सर्कल करना, प्लीज डोंट यूज इंक। हाँ, जो सर्कल करते हो मतलब वो सर ने सिखाया नहीं, तो एग्जाम के टाइम पे वो सब नहीं पढ़े, जो मैंने सिखाया पढ़े। पेज 2 लेफ्ट टॉप देखो, डू यू सी हाफ शेडेड सर्कल? दैट इज कॉल्ड प्रोट्रैक्टर। तो दिस हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड एंगल्स। ये मैं सिखाऊंगा, तो ये मेरे लिए छोड़ दो। राइट साइड पे एक टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल, दिस इज द फास्ट लर्निंग टेक्निक टू अंडरस्टैंड साइन, कॉस एंड टेन फ्रॉम एंगल 0 to 90 डिग्री। ये टेबल मेनली IGCSE स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है, बिकॉज बाकी सब बोर्ड्स में ये लोग करवाते हैं, तो मैं करवा दूंगा, राइट? लीव दैट ऑल्सो फॉर मी। पेज नंबर 2 लेफ्ट साइड बॉटम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। क्या लिखा है मैंने? मस्ट रिमेंबर। आप लोगों को नीट सिलेबस में बेटा 1 to 30 तक का स्क्वायर्स याद रहेगा ना, मोर देन इनफ। आई एम श्योर आपको शायद आता भी होगा, 1 to 30 तक का स्क्वायर्स आता होगा। Mostly the students are comfortable up to 1 to 20 का squares, 20. You should know 30. Advantage, अगर आपको squares मालूम है तो आपको square roots भी पता चल सकता है। Are you getting this? Yes, sir. तो ये आपको याद होना चाहिए, कंपल्सरी, जितना हो सके उतना जल्दी इसको मेमोराइज करो। And you should know cubes from 1 to 10 only. उसके beyond cubes नहीं पूछते नीट एग्जाम में। You should know squares from 1 to 30 and you should know cubes from 1 to 10. तो उधर लिखा ही है मैंने, मस्ट रिमेंबर, उसको टिक कर लो बेटा। आप ऐसे ही फ्री बैठे हो ना, तभी चेक करो आपको कितना आता है, नहीं आता वो पार्ट मेमोराइज करो, कंपल्सरी करो। अब इसका राइट साइड दिख रहा है, ये 5 रूट्स कैलकुलेशंस में बार बार आते हैं। √2, √3, √5, √10 एंड पाई स्क्वायर। √2 इज 1.414, सबको मालूम है बेटा ये। √3 इज 1.732, क्योंकि जब आप sin 45 यूज करते हो, इट इज 1/√2, तो उसमें √2 की जरूरत होती है। sin 60 इज √3/2, तो उसमें √3 की जरूरत होती है। नाउ √5 शुड बी मोर देन √4, √4 इज 2, तो √5 इज 2.236, ये आपको याद रखना पड़ेगा। √10 वेरी इजी टू रिमेंबर, 3.162, पाई इज 3.142, याद करो। पाई इज 22/7, 3.142, एक ही डिजिट का फर्क है। पाई इज 3.142 एंड √10 इज 3.162, राइट? डेसिमल स्टिल जो सेकंड 3 तक जाने का बेटा, डेसिमल 3 प्लेस तक जाने का बेटर है। 2 तक जाओगे तो भी करेक्ट आंसर आता है, बट 3 तक जाओगे तो एक्यूरेट आंसर। अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3.14 से बेटर आंसर है 3.142 इफ रिक्वायर्ड। कभी कभी 2 क्लोज ऑप्शन आते तो फिर क्या करोगे? यू शुड गो विथ मोर एक्यूरेट, है ना? अच्छा, पाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली 10। पाई स्क्वायर एक्चुअली होता है 3.14 का स्क्वायर, विच इज 9.8596। नीट एग्जाम में नॉर्मली जी का वैल्यू
जो कि एक्चुअली 9.8 है, आप उसको 10 ले सकते हो, राउंड फिगर ले सकते हो, और पाई स्क्वायर को भी आप 10 ले सकते हो, राइट? लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन समबडी इज आस्किंग यू योर वेट, यू आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट योर मास, है ना? तो डे टू डे लाइफ में वो चलता है। अगर कोई मुझे मेरा वेट पूछे तो मैं बोलूँगा आई एम 95 किलोग्राम, वो चलेगा, बट फिजिक्स में नहीं चलता है, बिकॉज आई हैव टू से आई एम 95 इंटू 9.8 न्यूटन, बिकॉज माई वेट इज माई मास इंटू ग्रेविटी, नो? W इज mg। मैंने तो अपना मास बोला था। अभी डे टू डे लाइफ में नॉट एवरीबॉडी अराउंड यू इज अ साइंस स्टूडेंट, तो अगर मुझे सामने वाला कॉमर्स वाला है तो उसको कैसे समझाऊं मैं अगर ऐसे बोलूँगा कि आई एम 95 इंटू 9.8 न्यूटन, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 930 न्यूटन, तो सामने वाला बोलेगा कि हाँ तू एलिफेंट जैसा लग रहा है, लेकिन इतना भी नहीं कि तू 950 दिखे, तू क्या हंस रही है? सेम पार्ट, खाते पीते घर के बच्चे हम लोग, ऐसा खुश रहने का। सो साइंटिफिकली मैंने जो बोला वो सही था। आई एम 95 into 9.8 न्यूटन बिकॉज आई एम ऑन अर्थ। व्हाई? बिकॉज यू हैव अ चैप्टर ग्रेविटेशन, वेयर यू आर टेकिंग बॉडी टू डिफरेंट प्लैनेट्स, different moons, different galaxies, so that gravity will differ. So when you shift from earth to that place, your mass will not change, but your weight will change. My mass on earth, Jupiter, moon, everywhere same, but my weight everywhere different because gravity different. Logic समझा? जब आप अपने एज के बारे में बात करते हो तो आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलते हो? आई एम 15 years old, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट, आई एम 15 years 8 months old. सेकेंड्स में बोलते हो कभी? That is the official unit. MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड. CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड. मतलब MKS and CGS यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड ओनली. तो ऑफिशियली आपको अपना एज ऐसे बोलना चाहिए कि सर आई एम 16 into 365 into 24 into 3600 seconds old. Plus that is not all. During 16 years of my life, 4 leap years also had come, which had 29th Feb also. One day is 86,400 seconds. So you have to add those seconds also. Sir, I am that many seconds old. जब तक ये आंसर बोलेगा उसको 1 मिनट लग जाएगा. लेकिन ये ज्यादा साइंटिफिक आंसर है. अगर कोई बच्चा, अगर मैं उसको एज पूछूं, अगर ये आंसर मुझे दे देना, आई विल बी सुपर हैप्पी विद दैट स्टूडेंट. लेकिन बाहर लाइफ में किसी को बोल दिया तो चाटा मारे, हाँ हमसे बोल जितना लॉजिक समझा बेटा. ऐसी बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम लोग गलत बोलते हैं, लेकिन सब लोग गलत बोलते हैं वो सही है. स्पीड का ऑफिशियल यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन आपका कार का स्पीडोमीटर किलोमीटर पर होता है ना. We were slaves of Britishers for 200 years. They were using wrong system, FPS, foot pound second system. आज की तारीख में हम लोग पाउंड यूज करते हैं. हाँ, कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है तो डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से आके बोलेगा कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर फादर ऑफ अ बेबी बॉय, हाउ हेल्दी द बेबी, 7.5 pounds. 4 किलो नहीं बोलेगा, ऑफिशियली किलो बोलना चाहिए, बिकॉज वी आर ट्यून्ड विद दैट स्टाइल. ऐसा 4 बोल दिया ना डॉक्टर ने तो फादर का हार्ट बजा रहे, मेरा बच्चा बहुत वीक पैदा हुआ. अरे बाबा वो 4 kg है, मतलब वो 8.5-7 pound के ऊपर है, तो बहुत हेल्दी बेबी है, बट स्टिल वी यूज पाउंड्स बिकॉज इट इज इन आवर डे टू डे लाइफ. लॉजिक समझा बेटा? तो पेज नंबर 2 का बॉटम वाला पार्ट हो गया, लोअर हाफ है ना, अपर हाफ नहीं हो रहा. अभी लास्ट पार्ट ऑफ द डे, पेज 3 लेफ्ट टॉप, साइंटिफिक फॉर्म. आपको साइंटिफिक फॉर्म क्या है पता है? द डेसिमल पॉइंट शुड कम ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट डिजिट, नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, फॉलोड बाय पावर ऑफ 10. एग्जाम्पल देता हूं बेटा, आपका वेट 60 किलोग्राम है, बराबर? तो आपको ये साइंटिफिकली लिखना चाहिए 6.0 into 10⁻1 किलोग्राम, राइट? 10 kilogram we can write, हाँ, 10 also we can write. you can write 10, but the ideal way of writing it is 10 का सम पावर. आपका हाइट 6 feet है, तो आपको लिखना चाहिए आई एम 6.0 into 10⁻0, because 10⁻0 is 1. Anything into 1 is shut up, the same thing. Anything into 1 is the same thing, right? अभी कुछ सिंपल एग्जांपल्स देता हूं. This part of the board is coming or no? यहाँ पे आ रहा है? नहीं? No problem, no problem. I will write it here. ये बेटा आपका नंबर लाइन है. This is 0, 1, 2, 3 and so on. This is -1, -2, -3 and so on. तो 0 के ऊपर 10⁻0 लिखने का मतलब ये आपका बेसिक पावर है.
इसके ऊपर 10:1, इसके ऊपर 10:2, इसके ऊपर 10:3, इसके ऊपर 10:-1, 10:-2, 10:-3। अभी सपोज मैंने आपको नंबर दिया 1 2 3 4, 1 2 3.4, 1 2.34, 1.234, 0.1234, 0.01234, 0.001234। तो बेटा ये नंबर ऑफिशियली साइंटिफिक फॉर्म में है, देखो डेसिमल पॉइंट फर्स्ट डिजिट के बाद है, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा 1.234 into 10⁻�0, लेकिन इसको कैसे लिखूंगा 1.234 into 10⁻1। अभी रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुनो, द डेसिमल पॉइंट शुड कम ऑलवेज आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, बराबर। इधर 2 के बाद डेसिमल पॉइंट है, मुझे 1 के बाद चाहिए, तो बाय हाउ मेनी प्लेसेस आई एम शिफ्टिंग द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए पावर टू द राइट जाना चाहिए एक प्लेस, इसलिए 10⁻+1 हुआ। यहाँ पे बेटा डेसिमल पॉइंट किधर है 1 2 3 4 में, 4 के बाद, अभी मुझे इसको 1 के बाद लाना है, तो हाउ मेनी प्लेसेस एम आई शिफ्टिंग, so it should be 1.234 into 10⁻3 वेरी गुड। चलो इधर 0.1234 है, मुझे 1.234 चाहिए, 1.234 into 10⁻1, इसमें you know why this is very important, because you will deal with huge numbers in gravitation and you will deal with very small numbers in atomic physics. In gravitation you will deal with earth, Jupiter, sun. Mass of the earth is 6 into 10⁻24 किलोग्राम। अब सोचो बेटा, अगर आप इसको 6 के बाद 24 zeros लिखोगे तो आपका कितना टाइम वेस्ट होगा। Calculations also look pathetic, देख के ही मजा नहीं आता है। Likewise, mass of the electron is 9.1 into 10⁻31 kilogram. So when you deal with physics and even chemistry, you will always deal with numbers written in scientific language. You will always deal with numbers written in scientific language. So what is scientific language? Something point something something something. Decimal point should come after first digit, followed by power of 10, which may be plus or which may be minus. आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर 10⁻+ से लेके -99 की रेंज में होता है, 2 डिजिट पावर, और ये बहुत बड़ा नंबर है। यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो ये नंबर को क्रॉस कर जाए, मतलब आपका साइज ऑफ द गैलेक्सी, ये वो सब, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हाउ ओल्ड द गैलेक्सी इज, हाउ व्हेन द यूनिवर्स वाज फॉर्म, द पावर्स आर 10⁻39, 40, 41 लाइक दैट। जब ये थर्ड डिजिट पे आ जाता है तो बेटा ये 10⁻100 हो जाता है, राइट। और इसको बोलते हैं गूगल, इसको बोलते हैं गूगल, राइट। गूगल, गूगल एंड गूगली are 3 different words. Google is a search engine. Google is 10⁻100 and googly means नहीं समझ में आया, मैंने कुछ समझाया और बाउंसर गया, that is called googly. लॉजिक समझा, वो स्पिन बॉल का टेक्निक। Have you understood this? तो पेज नंबर 3 हैंड रिटन नोट्स, लेफ्ट साइड टॉप टिक करो और उसको पढ़ो बेटा, ध्यान से पढ़ो। Concurrent will come later. Concurrent vectors are the vectors starting from the same point again, or they lie in the same plane. We have this in Ramis theorem. Yes. So question 6 or 7 पे मार्किंग है। Sorry बेटा। Question 6 और 7 का कोई मार्किंग है? नहीं, वो पूरा करवा दो। 8 में खाली 3 नहीं करवाया, 1 2 and 8। आज का लेक्चर पूरा समझा? Please, please, please develop a habit of revising the previous lectures and come. Mark my words, after 6th or 7th lecture of this topic is going to be really, really tough. But we have to start with this topic. A question may come in your mind, sir, we are absolutely new students. This is our transition phase. We are coming from 10th to 11th. So can't you start with some simple chapter? ये चैप्टर ही नहीं है बेटा, मैंने पहले भी बोला था, एनसीईआरटी बुक में आपको वेक्टर का कोई चैप्टर ही नहीं मिलेगा।
बट वेक्टर्स के बगैर आपको 90% ऑफ फिजिक्स समझ में नहीं आ सकता है, 90%, ट्रस्ट। इज दैट क्लियर? Yes, sir. तो हैव अ हैबिट ऑफ रिवाइजिंग द प्रीवियस लेक्चर्स एंड कम। Yes, sir. नेक्स्ट वीक से मैं डीसीटी शुरू करूंगा, ये वीक से, नेक्स्ट वीक से। तो अब तक मैंने जितना सीखा वो सब एकदम स्ट्रॉन्ग करके रखा। Okay, sir. आज का लेक्चर समझा? Yes, sir. Homework for you, whatever I have taught you so far. 2 times on loose pages with your name and dash on loose pages. MCQs हम लोग बुक में सॉल्व करेंगे, बिकॉज MCQs के लिए पूरा ब्लैंक स्पेस दिया, वर्किंग स्पेस राइट साइड। Yes, sir. But this has to be submitted on my lecture day. And please remember, Monday and Friday I am meeting. Wednesday Satyen sir is meeting. So no wrong book please. मेरे टाइम पे ये बुक लाने का, ये बुक कम से कम आपको नेक्स्ट 4-5 वीक तक लगेगा। एक वीक में मेरे 2 लेक्चर्स आते हैं, जिसको मुझे मिनिमम 12-13 लेक्चर लगने वाले हैं, उतना बड़ा टॉपिक। ओके, अंडरस्टूड द लेक्चर? प्लीज स्विच ऑन द रिकॉर्डिंग।